नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है वो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि आगामी चुनाव को लेकर जो 2023 में होने वाले हैं 10 राज्यों को, उनको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही हैं। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है, आखिरी दिन। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर मुहर लग सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। मोदी की स्पीच को मार्गदर्शन वक्तव्य कहा गया है। इसके बाद 2 दिन की ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। बीजेपी कार्यकारिणी बैठक का एजेंडा 2023 में 9 राज्यों और 10 विधानसभाओं समेत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी पर चर्चा करना है। लेकिन सबसे अहम ज्यादा जेपी नड्डा है। दरअसल इस मीटिंग के तुरंत बाद नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी के लिए कार्यकारिणी की बैठक में उनके कार्यकाल को लेकर फैसला होना लगभग तय है। तो दिल्ली में लगातार जो है वो बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक चल रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 23 जनवरी को कार्यकाल जो है बीजेपी अध्यक्ष पद का खत्म हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन आगामी चुनाव को देखते हुए जो 10 राज्य में है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष चुनने के लिए एक चुनावी प्रक्रिया है जिसके तहत 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होते हैं, उसके बाद अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। लेकिन अभी कई राज्यों में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा माना जा रहा है आज के दिन यानी दूसरे दिन की बैठक में इस बात पर मुहर लग सकती है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और वही माना जा रहा है कि अगर जेपी नड्डा का नाम आगे नहीं बढ़ता है, बीजेपी अध्यक्ष पद के नाम को लेकर उनकी सहमति नहीं बनती है, तो भूपेंद्र यादव का नाम भी सामने आ सकता है बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवर्धन जी, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा के कार्यकाल को लेकर आज ऐलान हो सकता है। जी। बीजेपी की चुनावी रणनीतियां बैठक के बाद किस तरीके से 10 राज्यों में जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी से किस तरीके से ले रही है सर? चुनाव तो विधानसभा के हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। 2024 में लोकसभा का है और बड़ी बात है। जो ग्रास रूट के चुनाव होते हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के हों चाहे वो नगर निगम के चुनाव हों, बीजेपी उसको भी सीरियसली लेती है। बीजेपी जो नड्डा साहब का 2 साल का कार्यकाल रहा है, ये बड़ा सफल कार्यकाल माना जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे चुनाव जीते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी पद पे बैठता है तो पद पे बैठने के बाद जो उसकी पॉलिटिकल नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। और जेपी नड्डा साहब ने इन 2 सालों में पॉलिटिकल के साथ बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है पद पे बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी उनको रिपीट करके ये फायदा उठाना चाहती है कि आने वाले 2 सालों में जो बैक टू बैक चुनाव है, चाहे वो 10 विधानसभा के चुनाव 2023 में या 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो उन चुनावों में वो जेपी नड्डा के पिछले 2 सालों के एक्सपीरियंस को बुलाना चाहती है ताकि इफेक्टिव रिजल्ट आए और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती है अध्यक्ष पद को लेकर और अपने ही पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को डिले करती है, तो क्या ये कोई रणनीति है बीजेपी की चुनाव को लेकर? नहीं, ये बीजेपी चुनाव की रणनीति नहीं, ये पॉलिटिकल रणनीति कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, एक दूसरे पे बयानबाजी करना, ये राजनीतिक पार्टी अपना धर्म समझती है। हालांकि ये इंटरनल मैटर होता है कि वो कब किसको कैसे अध्यक्ष बनाएंगे, कब तक बना के रखेंगे, रिपीट करेंगे कि सिंगल टर्म में रखेंगे या उसको बीच में हटा देंगे। ये सारा क्योंकि जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, मतलब किसी दूसरी पार्टियों को इंटरफेयर करने को कानूनी अधिकार नहीं होता है। वो कैसे चला सकते हैं ये अपना
जो भारत के कानून, उस कानून के अंतर्गत वो जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं जी और ये उनकी विल पर डिपेंड करता है। लेकिन जी जब भी कोई राजनीतिक पार्टी किसी पार्टी पर तंज कसती है, जी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल हिट होता है या जी उनकी कमियों को एक तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाता है, ताकि वो साइकोलॉजिकली उस बात को लेकर के परेशान हो, उसमें फिर अनाप बयान आते हैं, फिर उसको लेकर के डिबेट शुरू होती है। तो कुल जी मिलाकर के राजनीति की जो चर्चा है वो जी इन स्टेटमेंट के जरिए बन है। जी यशवर्धन जी, आगामी जो 10 राज्यों में चुनाव है, 10 राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा है, धर्म परिवर्तन का मुद्दा है। कर्नाटक की बात कर ली जाए, वहां पर भी हिंदुत्व का मुद्दा है। लेकिन बात अगर जहां होती है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, तो वहां पर स्थानीय मुद्दे और विकास के मुद्दे हावी रहते हैं। ऐसे में बीजेपी जो है किन किन मुद्दों पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर टारगेट में रख सकती है? किन किन मुद्दों पर विशेष फोकस होगा जो इस बैठक के बाद किया जाएगा? अलका जी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे होते हैं वो दो तरह के होते जी। हैं। एक तो जो ऑन द रिकॉर्ड है, दूसरा जो ऑफ द रिकॉर्ड। एक वो मुद्दा जो स्टेटमेंट के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया जाता है, और दूसरा वो मुद्दा जो जनता के ऊपर साइकोलॉजिकल हिट करके किया जाता है। ऑन द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉपुलेशन के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है कि हमने देश के लिए, प्रदेश के लिए, जैसी जनता ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये बना दिया, वो खड़ा कर दिया। लेकिन जो उनका हिडन एजेंडा होता है, वो हिडन एजेंडा हमेशा हिंदुत्व का रहता है, जाति का रहता है, और लोगों को जाति विषय से डर दिखा करके उनकी साइकोलॉजी को हिट करके वोट लेने का रहता है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 के बाद से लगातार केंद्र और राज्यों में इस मुद्दे को लेकर के सफल भी हो रही है। तो जाहिर सी बात, जो कर्नाटका है वहां पर भी इस मुद्दे को लेकर के अभी जैसे हिजाब वाला मामला उठा था, वो कर्नाटका का ही था, वहां पर उसको लेकर के काफी विवाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी लोग काफी एक्टिव रहे। तो कुछ मुद्दे को इलेक्शन में भुनाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस वैसे ही कमजोर होती जा रही है। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई तो थोड़ी मजबूती उनको मिल गई है, और भारत जोड़ो यात्रा से वो उत्साहित है इस बात को लेकर के आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो लेकिन जो उसकी कमियां हैं, उन कमियों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा भुनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी जब ऑन द रिकॉर्ड बात करती है तो हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करती है, लेकिन उसका इलेक्शन जीतने की जो स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी कुछ और होती है। जी, कार्यकारिणी की बैठक में किन प्रस्ताव पर बातचीत हुई है? कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं यशवर्धन जी? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता कि कौन से प्रस्ताव पारित हुए हैं, क्योंकि ये तो इंटरनल मैटर है उनका। ये जब चीजें हो जाएंगी तब वो पब्लिक डोमेन में लेकर के आएंगे कि और क्या विचार बना और क्या स्ट्रेटजी तय की गई, ये भारतीय जनता पार्टी कभी पब्लिक नहीं करती, कभी उजागर नहीं करती है। तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि उनके कभी अंदरूनी रूप से क्या क्या बातें थी। जी यशवर्धन जी, गुजरात फार्मूले पर काम करने की बात कही गई है इस बैठक में कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गुजरात फार्मूले पर बात करेंगे। जो चुनाव हुआ अभी हाल ही में, जीत जितनी बड़ी दर्ज की गई, तो इसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? किस तरीके का फॉर्मूला जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना रही है गुजरात फॉर्मूले की बात करके? देखिए, पब्लिक बहुत सारी बातों को जानती नहीं है, और फिर मैंने कहा कि जो ऊपर ऊपर से चीजें दिखाई देती हैं, पार्टियां हमेशा उन्हीं बातों को उजागर करती हैं। गुजरात मॉडल के ऊपर ही चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा था, जब पहली बार धमाकेदार एंट्री भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में मारी थी, केंद्र की राजनीति में मारी थी। लेकिन अगर आप गुजरात का इलेक्शन का पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले कई दशकों से वहां कांग्रेस बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। ये अलग बात है कि सरकार भाजपा ही बनाती है, लेकिन जो सीटें हैं वो सीटें लगातार भारतीय जनता पार्टी घट रही थी और कांग्रेस की बढ़ रही थी। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ, एक मैजिक हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से वहां बहुत अच्छी बहुमत की सरकार बनाई है। अब ये उसी चीज को लेकर के और आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम गुजरात मॉडल पे ये स्टेट भी जीतेंगे, केंद्र भी जीतेंगे, सारी चीजें जीतेंगे। अच्छी बात है, जीते। अगर डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हो, जनता डेवलपमेंट के ऊपर वोट दे रही है और डेवलपमेंट हो तो और अच्छी बात है। जी यशवर्धन जी, जिस तरीके से ऐसा निकलकर सामने आया कि खुद पीएम मोदी ने कर्नाटक में येदियुरप्पा से बात की है, क्या इस बैठक के बाद जो 10 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं उसमें पदाधिकारियों में हेर फेर होगी या कुछ लोगों की सत्ता जाएगी, कुछ दूसरे बीजेपी नेताओं को मौका मिलेगा? ये तो देखिए, फिर मैंने कहा कि इंटरनल स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, और
ये जब पदाधिकारियों को चुनाव किया जाता है तो वो मौके और माहौल के हिसाब से भी किया जाता है और ये देख के किया जाता है कि कौन सा पदाधिकारी किस क्षेत्र में कितना इफेक्टिव है। या जब जातिगत समीकरण बैठा ले जाते हैं तो जाति के नेता को बड़ा अधिकारी बना दिया जाए ताकि उस जाति के वोट बैंक अट्रैक्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के झोले में आ जाए। ये जो ज्योग्राफी है भारत की, क्षेत्र है, वो हर क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोगों का प्रभाव है या किस क्षेत्र में किस व्यक्ति का कितना ज्यादा प्रभाव है, उस हिसाब से पदों का आवंटन किया जाता है। जी यशवर्धन जी, पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्ट लक्ष्मी कहा था और उन्होंने ये कहा था कि अष्ट लक्ष्मी जो है वो कमल पर सवार होती हैं। तो क्या इस बैठक में नॉर्थ ईस्ट को लेकर इसी फॉर्मूले पर काम किया जाएगा या इसी पर चर्चा होगी? देखिए, लक्ष्मी तो कमल पर सवार होती है, ये तो एक धार्मिक मान्यता है और सत्य भी है जी। लेकिन कमल खिलने के बाद उन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को कितनी समृद्धि प्राप्त होगी, ये एक बड़ा सवाल है जी। उन्होंने जो एग्जाम्पल किया वो धर्म को जोड़ करके दिया और यही मैंने कहा कि जो साइकोलॉजिकल हिट होता है भारतीय जनता पार्टी का वो इसी तरीके का होता है कि हर जगह धार्मिक भावनाओं को जागृत करके जो जातिगत भावनाएं हैं उनको जागृत करके या जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनको जागृत करके लोगों की साइकोलॉजी से खेल करके वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। यशवर्धन जी, नॉर्थ ईस्ट में जो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर इस बैठक में बीजेपी की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 55 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ दे चुके हैं और बीजेपी का खासकर जो रुझान है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा गया है। क्योंकि बार बार जब पीएम मोदी विकास की बात करते हैं, बार बार रैलियां करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहां परियोजनाओं की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है अभी? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो परियोजनाएं हैं या जो वहां का विकास का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, वो सरकार का मामला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वहां जो परियोजनाएं डिक्लेयर होनी है या जो डेवलपमेंट में पैसा खर्चा होना है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना है जी, भारत की सरकार का होना है। लेकिन यशवर्धन जी जो विकास कार्य होते हैं उन्हीं विकास कार्यों पर बीजेपी चुनाव लड़ने की बात करती है। बीजेपी हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जानी जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो इलेक्शन है वो हिंदुत्व से कहीं ज्यादा विकास की बात होती है, वहां स्थानीय मुद्दों की बात होती है। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी आज अगर कोई बात कहते हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। उन्होंने अष्ट लक्ष्मी कहा है 8 राज्यों को, इसका मतलब बीजेपी के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, उनमें से 3 से 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या रणनीति होगी, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का दूसरे राज्यों में काम करता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मामला थोड़ा सा अलग है। तो इसको लेकर बीजेपी की बैठक जो हो रही है कार्यकारिणी की, इसमें किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है नॉर्थ ईस्ट को लेकर? क्योंकि बीजेपी किसी भी चुनाव को बहुत ही सीरियसनेस से लेती है, बहुत पहले से तैयारियां शुरू होती हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव है। अलका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने पूरे भारत की यात्रा करी है और विदेशों की भी यात्रा करी और जो कनेक्टिविटी बैठाने की कोशिश करी है उसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी बहुत सफल हुए जी। आपने कहा कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में नहीं चलता है, मानता हूँ हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलता, लेकिन धर्म का एजेंडा हर स्टेट में चलता है भारत में, और धर्म और हिंदुत्व ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप हिंदुत्व को खाली बात मत करिए, हिंदुत्व भी धर्म से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के साथ साथ धर्म का मुद्दा भी चलता है। और डेवलपमेंट इसलिए वहां जरूरी है कि ये सही है कि जो इससे पहले की सरकारें थी उन्होंने उन स्टेट से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है। तो उन सारी चीजों को यूटिलाइज करके वहां के लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये इसी बातों को लेकर के वहां और डेवलपमेंट हो ताकि वहां लोगों की कनेक्टिविटी बैठे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी नहीं माना जाता था अभी तक, ये कहा जाता था कि ये फलानी जगह से आए, ढिकानी जगह से आए, तो वो भारत का हिस्सा अपने आप को महसूस करें। तो मोदी जी ने सबसे पहले यही कोशिश करी कि उन राज्यों को भारत का हिस्सा माना जाए, वो भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। क्योंकि अगर आप वहां चले जाएंगे तो वहां का कल्चर बिल्कुल अलग है, आपको लगेगा नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं, आपको लगेगा आप किसी दूसरी कंट्री में आ गए। तो वो जो स्टेट्स हैं वो इस देश का हिस्सा माना जाए, वो इस देश के कल्चर का पार्ट माना जाए, इसी देश से कनेक्टेड माने जाए, इसी बात को लेकर के मोदी जी का डेवलपमेंट वहां पर बेस करता है। यशवर्धन जी, दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जबकि 10 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी किसी भी राज्य को चुन सकती थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में ये बैठक कर रही है, क्या ये संदेश है राज्यों को और जो भी बीजेपी के
राज्य अध्यक्ष हैं कि जो कमांड है इलेक्शन की वो केंद्र के हाथों में है। इस बार भी चुनाव जो है वो पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा अन्य राज्यों में। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, दिल्ली हेड ऑफिस भी है भारतीय जनता पार्टी का, एक कारण ये भी है वहां बैठक होने का। दूसरा कि सेंट्रल में कमांड रहेगी, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल में कमांड हमेशा रहती है। ये संदेश तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे के हायरार्की के पास रहता है कि जो भी चीजें होंगी, जो भी डायरेक्शन ऊपर से आएंगे, उन्हीं डायरेक्शन को फॉलो करके उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं स्लोगन पर और उन्हीं चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, चाहे वो स्टेट के चुनाव हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो। और मोदी जी का चेहरा विशेष रूप से आगे रहता है। स्पेशली जब इधर के नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करते हैं, जब यूपी में और इधर चुनाव होता है, तो यहाँ योगी के साथ मोदी जी का चेहरा भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन प्राइमरली रूप से मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था और इस बार भी उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। जी, यशवर्धन जी, पीएम मोदी ने संदेश दिया है बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि विपक्ष के बयानों में घिरे नहीं, घेरे उन्हें। तो इस चीज को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी जो है अक्सर जो विपक्ष के नेताओं हैं उनके बयानों को लेकर हमलावर रहती है और अक्सर चुनाव में इसका परिणाम भी बीजेपी को काफी फायदेमंद साबित हुआ है। बीजेपी की जीत का ये एक प्रमुख कारण है। जी, हमलावर विपक्ष भी हमेशा बीजेपी के बयान पे रहता है, लेकिन बीजेपी इस बात में सफल हो जाती है कि विपक्ष के जो बयान है उसमें कहाँ कमी है और वो कमी किस तरीके से जनता के विरुद्ध है, जिसको ये हथियार से इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात पे हमेशा सफल होती है। जब भी कोई स्टेटमेंट किसी की विपक्ष की तरफ से आता है, उस स्टेटमेंट का वो उतना ही पोर्शन हाईलाइट कर देते हैं जिस पोर्शन का मतलब जनता के अगेंस्ट जाता है या देश के खिलाफ जाता है। अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो शायद उसका वो मतलब नहीं निकलता जो भारतीय जनता पार्टी निकाल के जनता को समझाना चाहती है। लेकिन ये एक लड़ाई है, लड़ाई में सब कुछ जायज है। तो भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति में हमेशा सफल होती है और कामयाबी पीछे भी उसको मिली और आगे भी मिलेगी। यशवर्धन जी, पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो कमजोर बूथ हैं बीजेपी के, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर काम किया जाए। तो बीजेपी की तरफ से 72,000 जो कमजोर बूथ हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और ये भी कहा गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि 1,32,000 जो कार्यकर्ता है उस पर कार्य शुरू कर चुके हैं। तो बीजेपी क्या 2023 में ही 2024 की चुनावी तैयारियों में लगी हुई है ताकि 2024 का जो परिणाम है वो बीजेपी अपने पक्ष में ला सके? इस बैठक से क्या लगता है आपको? ये तो देखिए प्रोसेस है। अगर 2023 में 10 राज्यों के चुनाव आने हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन 10 राज्यों में मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगी और हार जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि 2024 भी हार जाएगी। तो एक तरीके से ये जो तैयारी है, ये तैयारी एज ए होल चल रही है। विधानसभा के चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी चल रही है और बूथ लेवल वही वोटर विधानसभा के चुनाव में भी होता है और वही वोटर लोकसभा के चुनाव में भी होता है। तो अगर विधानसभा के चुनाव में आपका वोटर आपके लिए वोट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां की लोकल गवर्नमेंट या लोकल पार्टी के इन्फ्लुएंस है, वो उनकी विचारधाराओं से प्रभावित है, आपसे नहीं प्रभावित है। तो अगर आपसे नहीं प्रभावित है तो आपको केंद्र की सरकार केंद्र में भी नहीं बैठा देगा, केंद्र के चुनाव में भी आपको वोट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो स्ट्रेटेजी बन रही है वो स्ट्रेटेजी भले फोकस हो रही हो विधानसभा चुनाव पे, लेकिन उसका जो अंतिम एम है वो लोकसभा चुनाव भी है। यशवर्धन जी, इस बैठक में किन मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है कि इस जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है इसमें जाहिर सी बात है कि विपक्ष की जो प्लानिंग है, विपक्ष का जो एजेंडा है उसे किस तरीके से फेल किया जाए। तो इस कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का एजेंडा क्या है 2023 के लिए, 2024 के लिए और अपनी विपक्षी पार्टियों के लिए क्या संदेश है? इस बैठक से क्या मैसेज जाता है? विपक्षी पार्टियां, अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में तो केवल कांग्रेस है और कांग्रेस मूलभूत रूप से कमजोर हो चुकी है जी। अब जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी वो जाहिर सी बात है कि जो विभिन्न राज्यों से चुन करके आएंगे उनके भरोसे बनाएगी। तो उसकी जो मेन लड़ाई है वो जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, जो वहाँ की रीजनल पार्टीज है या जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उन पार्टियों से उनकी लड़ाई है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि साम दाम दंड दे किसी भी सरकार बनाई जाए और वो सफल भी होती है। दूसरा क्या होता है कि जो वोटर होता है वो उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है कि किस कैटेगरी में उसको वोट करना है। अगर वो ग्राम पंचायत में वोट कर रहा है तो उसका परसेप्शन कुछ और होता है, एमएलए में करता है कुछ और होता है, एमएलसी में करता है कुछ और होता है, और जब एमपी के चुनाव में वोट डालता है तो उसका परसेप्शन कुछ और हो जाता है। केंद्र के चुनाव में हमेशा वोटर की ये कोशिश रहती है कि वो ऐसी पार्टी को वोट देकर के आगे बढ़ाए
जिस पार्टी का केंद्र में प्रभुत्व हो और जो केंद्र में एक मजबूत सरकार देने की लायक हो, जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि अगर और कोई पार्टी होगी तो केंद्र में सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस का अकेला दम नहीं है जो चुनाव लड़ पाए। अगर केंद्र जो कांग्रेस है वो अन्य रीजनल पार्टी के साथ एफिलिएशन करती है, तो एफिलिएशन की गवर्नमेंट बहुत सक्सेस नहीं हुई है इस देश में, और आगे भी नहीं होगी, ऐसा इस देश के जो वोटर है वो मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिलीप यशवर्धन जी। और लगातार जो है वो बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक जारी है। इस बैठक में जेपी नड्डा के अध्यक्ष पद को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है, कुछ निर्णय आ सकते हैं बीजेपी कार्यकारिणी की तरफ से। फिलहाल बीजेपी 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, और दिल्ली में बीजेपी की जो ये बैठक हुई है इससे साफ संदेश है, जो चुनाव है वो केंद्र के जो बीजेपी है उसके हाथ में है, और एक बार फिर पीएम मोदी जो चुनाव का चेहरा बनने के लिए बीजेपी के लिए तैयार है। चीन ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ पहली बार ठोस कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर तैयबा के डिप्टी अमीर अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने किया है। चीन ने 2022 में पाकिस्तान आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर अड़ंगा लगाया था। मक्की लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। मक्की को अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर तैयबा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। भारत और अमेरिका दोनों में मक्की को अपने अपने देश के कानूनों के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। अब्दुल रहमान मक्की को सुरक्षा परिषद की तरफ से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप इसे, भारत सरकार की और भारत की? आपने मैडम बहुत सही कहा। ये दुनिया के अंदर जब इसे वैश्विक आतंकी घोषित यूएनएससी सोमवार को शाम को जब घोषित किया तो समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान मक्की, ये पिछले साल भी जून के महीने में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें इन्होंने इसको चीन के बीजों के द्वारा खारिज करवा दिया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत और अमेरिका दोनों ने पूरी तौर पे पहले ही इनको आतंकवादी घोषित किया हुआ था, लेकिन अब ये मान के चलिए कि चीन ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और ये सबसे बड़ी एक तरह से भारत के लिए जीत के तौर पे है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान जो टेरर फंड इकट्ठा करता है, युवाओं को हमले के लिए उठाता है, और जम्मू के कई हरकतों में इसके पुराने केसेज हैं, इसने पूरी तौर पे इसने मास्टरमाइंड के तौर पे काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अब्दुल रहमान मक्की है, ये हाफिज सईद जो मुंबई का मास्टरमाइंड है उसका बहनोई भी है, और ये बात साफ है कि चीन ने इस बार अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए उसने इस बार किसी तरह का भी जो पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं किया है, और ये दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीन जो इस पे इस बार मौका नहीं दिया, ये प्रतिबंधित लिस्ट में यूएनएससी ने इसको अलकायदा के नाम पे पूरी तौर पे इसको वैश्विक घोषित करने के बाद इसका मूवमेंट, इसके हथियारों का खरीद और धन का इस्तेमाल सबके ऊपर रोक लगा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ यूएनएससी का जो घोषणा है ये भारत के लिए बहुत अच्छा, दुनिया के लिए बहुत अच्छा, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक के तौर पे है। पाकिस्तान पे ग्लोबल का ये एक जबरदस्त अटैक है। जी ललन सिंह जी, जिस तरीके से चीन जो है इसके कुछ महीने पहले भारत ने ये प्रस्ताव लाया था, चीन ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, वीटो पावर लगाया था अपना, तो क्या चीन जो है अपना
राजनीतिक जो रवैया है वो एक तरीके से चेंज कर रहा है, स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है आतंकवाद को लेकर, क्योंकि भारत ने कई मुद्दों पर, कई जगहों पर चीन की आलोचना की है इसको लेकर खुले तौर पर। तो क्या भारत की ये रणनीतिक जीत मानी जाए आतंकवाद के मुद्दे पर, जिस तरीके से पुरजोर तरीके से भारत ने ये मुद्दा यूएनएससी में उठाया, फिर और भी जगहों पर वैश्विक मंच पर उठाया है, तो चीन का जो रवैया बदला है, क्या आने वाले समय में और भी जो आतंकवादी हैं जिनका नाम जो है वो भारत वैश्विक ग्लोबल टेररिज्म में लाना चाहता है, उन्हें फायदा मिलेगा? एकदम आपने अलका जी ठीक बताया। यूएनएससी में जो सोमवार को ये कदम उठाया गया है, ये 1267 गाइस अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा प्रहार है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अगर माना जाए तो चीन ने यह महसूस कर दिया है कि इस तरह वीटो करके पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अपने तरफ अधिक कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर $2 मिलियन का अमेरिका ने पहले ही अवार्ड और इनाम घोषित किया हुआ था। भारत और अमेरिका दोनों इसके ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाने के बाद यूएनएससी में इसको पूरी तौर पर वैश्विक घोषित कराकर इसके मूवमेंट, इसके हथियारों का परचेज और इसके धन को खर्च करने का प्रतिबंध का प्लानिंग किया हुआ था। और सोमवार को ये जो बहुत बड़ा एक हमारे दुनिया के लिए आतंकवाद के कोड को खत्म करने के लिए जब इसे अगर वैश्विक आतंकवाद घोषित किया गया है, तो मैं मान के चलता हूं कि आने वाले दिनों में चाहे वो किसी भी संगठन से रिलेटेड हो, अलकायदा से हो, लश्कर से हो, जैसे मोहम्मद से हो, उनको वैश्विक आतंकवाद की घोषित करना अब दुनिया के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि चीन ने एक बार अगर पैर खींच दिया तो अब पाकिस्तान को इस तरह के हालात से कोई भी वीटो देने को तैयार नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और G20 जिसमें भारत अब अध्यक्षता कर रहा है और यूएनएससी में 28 सदस्य भी हाल के दिन में वो रहा हुआ है, तो अब पूरी तौर पे यूएनएससी में पाकिस्तान जग जाहिर हो गया है कि उसके पास जितने भी ये लोग हैं, ये सब दुनिया के माने जाने आतंकवादी हैं, और चाहे वो अलकायदा से रिलेटेड हो या लश्कर से हो या किसी और तालिबान के साथ हो, ये पक्के दुनिया के लिए एक ऐसे समस्या है जिसके ऊपर सर्जरी की बहुत आवश्यकता है। आपने देखा कि आज सुबह जो बड़गाम में हुआ है, जिस तरह से रजौरी में हुआ है, और जिस तरह से दुनिया के किसी भी कोने में होता है, तो हर जगह इन्हीं का नाम और पाकिस्तान का रहने वाला अब्दुल रहमान मक्की अब वो एक तरह से नाकामयाब हो जाएगा। और पाकिस्तान में पीओके के लोग जो हैं अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफत हो गए हैं। उनका कहना है कि आपके आतंकवाद सोच के कारण हमारी ये आज हालत हो रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एनएससी का जो वैश्विक आतंकवाद का जो घोषणा है वो बहुत ही आले दर्जे का एक घोषणा है, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी एक काबिल तारीफ के तौर पे। ललन सिंह जी, एक तरीके से चीन ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ ना देकर भारत का साथ दिया है अब्दुल रहमानी मक्की के मामले में, तो क्या पाकिस्तान को ये साफ संदेश है कि अब आतंकवाद के मुद्दे पर उसका रहनुमा खुद चीन अब उसके साथ नहीं है? आतंकवाद के मुद्दे पर अब अलग थलग पड़ चुका है पाकिस्तान। हालांकि चीन के माध्यम से ये बचने की कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन इस बार चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया। एकदम मैडम आपने बहुत सही कहा। देखिए, दाऊद के मदद से आतंकवादी हमारे देश के अंदर हमले की साजिश कर रहे हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की हमें प्राप्त हो चुकी है। नेपाल 1100 से ज्यादा वहां पे बॉर्डर के ऊपर मस्जिद और उनके मदरसे कायम हो गए हैं, और बिहार और यूपी इन रास्तों का माध्यम से ये राम मंदिर को भी निशाने के तौर पे लाना चाहते हैं। इसकी पक्की इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। और ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो 3 दिन पहले जगजीत और नौशाद अरेस्ट हुए हैं, उनके पूछताछ में ये कन्फर्म हुआ है कि 8 ऐसे सस्पेक्टेड वो दिल्ली के आसपास में घूम रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अब पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से दुनिया के सामने
आ चुका है, और अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा। इसी का कारण है कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक अल जजीरा को बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने यूएई से रिक्वेस्ट किया है कि भारत से आप हमें बातचीत कराओ और इसके लिए आप हमें मदद करो। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 लड़ाइयों में हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा पूरा देश बेरोजगार हो गया है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हालत में है। हालांकि उन्होंने कश्मीर का नारा और राज अलापा है, लेकिन उनके बातों से ये पता चलता है कि वो भारत से बात करना चाहता है। और आज का प्रोग्राम में जो आतंकी मारे गए हैं, इससे साफ है कि आतंकियों के ऊपर सुरक्षा बल पूरी तौर पे चौकस और दबाव रखी हुई है, और सेना और अर्धसैनिक बल अब इनको कोई मौका नहीं देगा। लेकिन भारत के किसी और क्षेत्र में, चाहे वो पंजाब का बॉर्डर हो, नेपाल के माध्यम से हो, या बिहार के सीमांचल में हो, इन सभी जगहों पे हमें पूरी तौर पे सतर्क और सख्त होने पड़ेंगे। और साथ साथ दुनिया में जब यूएनएससी पूरी तौर पे इनको समझ चुका है, इनके ऊपर काबू करने के लिए इनको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रहा है, तो हमें भी एक बात याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई राष्ट्र विरोधी तत्व बैठा हुआ है, उनके गुंडे बैठे हुए हैं, तो उनको सब एक तरीके से सरकार को, प्रशासन को और पुलिस को, सुरक्षा बल को हमारा भी काम है बताना। तो यूएनएससी ने मक्की को आतंकी घोषित किया है, ये दुनिया के लिए और भारत की एक तरह से जीत है, कूटनीतिक, राजनीतिक, और अगर देखा जाए तो आतंकवाद के ऊपर पूरी तौर पे। ललन सिंह जी, अभी सुरक्षा परिषद में जो है वो अब्दुल रहमान मक्की को आतंकी घोषित किया गया ग्लोबल। चीन का साथ नहीं मिला पाकिस्तान को एक तरीके से। दूसरी तरफ इसके बाद जस्ट बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी बातचीत करवाई जाए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान के बीच जो उनके संबंध है उन्हें फिर से पटरी पर लाया जाए। और तीसरी तरफ दिल्ली में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन आतंकवाद के जरिए भारत में अशांति भी फैलाना चाहता है। मैं यही कह रहा हूं मैडम कि ये जो पाकिस्तान है और चीन है, इन लोगों के ऊपर कभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शाहनवाज यूएई से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आपका भारत से रिलेशन अच्छा है, और उनसे वो कर्ज ले रहे हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें टेबल पे लाओ। ये उनकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो भारत आपसे क्यों बात करेगा? हमारे सरकार का ये बहुत साफ है, पहले तुम आतंकवाद को खत्म करो, घुसपैठ को खत्म करो, और उसके बाद हम आपसे किसी भी तरह की बात करेंगे। लेकिन उसमें हमारा कंडीशन भी है कि पीओके ये हमारा अभिन्न अंग है, इसके ऊपर हम किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। अब अब्दुल रहमान मक्की जो वैश्विक आतंकी घोषित हुआ है, उसका जो साला है मास्टरमाइंड हाफिज, जो मुंबई का मास्टरमाइंड था उस बड़े आतंकी हमले का, उसके ऊपर एक तरह से चोट है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि जो दाऊद है उसको डिफेंस इलाके में छुपा के रखा गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दाऊद की मदद से जो आपने कहा कि दिल्ली में लोग पकड़े गए हैं, बहुत खतरनाक साजिश है। चिंता की बात यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा इस साजिश में अलरन दाऊद इब्राहिम को पूरी तौर से मदद ले रहे हैं। इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, और यह भी पता चला है कि G20 बैठक पर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के साइबर रजीम काफी सक्रिय हो चुके हैं। और ये बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि G20 की जो मीटिंग है पूरे देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। दुनिया की इसके ऊपर नजर है, और ये चाहिए कि इसके ऊपर कोई ऐसा अटैक करे जिससे भारत की छवि खराब हो। लेकिन जब आप बात करना चाहते हैं तो इन चीजों को खत्म करो। अभी पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, आटे के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, और बलूचिस्तान और कई क्षेत्रों में भूखे लोग मर रहे हैं, पीओके में हंगामा मचा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि आईएसआई जो 26 जनवरी के मौके पे दिल्ली और पंजाब में आज
हमारे देश के जो जनरल हैं उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि आप अपने आटे की किल्लत पर देखो, ना कि एलओसी के ऊपर अनावश्यक रूप से घुसपैठ करके और छिटपुट घटनाओं को कोशिश करो, क्योंकि अब इनकी लगभग वजूद खत्म हो चुकी है, केवल कहीं कहीं ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छी बात, आपके माध्यम से भारत मजबूत हो रहा है और आतंकवाद को पूरी तौर से खत्म करने का अपने मार्ग के अंदर आगे बढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ललन सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। तो वैश्विक आतंकी अब्दुल रहमान मक्की जो है घोषित हो चुका है, चीन का भी साथ इस मामले में इस बार भारत को मिला है। वहीं ताज नगरी आगरा में महाराष्ट्र से आए शिवसेना के कार्यकर्ता और किले के सिक्योरिटी के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। दरअसल शिवसेना के 30 से 40 कार्यकर्ता आगरा किला घूमने आए थे। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ता झंडा लेकर प्रवेश कर रहे थे, जिसके बाद किला के सुरक्षा में लगे गार्डों ने उन्हें जाने से रोक दिया, जिसके बाद से दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर दोनों पक्षों को मामला शांत कराया। शिवसेना कार्यकर्ताओं और गार्ड के नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या बीमारी है पता 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 और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा के ब्यूरो चीफ अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आगरा में शिवसेना कार्यकर्ता और किले के सुरक्षा गार्डों के बीच नोकझोंक हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, पूरा मामला बताएं। लोगों का दल लाल किला घूमने आया था, सिर्फ सैनिक कार्यकर्ता जो बताए जा रहे हैं, ये कार्यकर्ता थे जो लाल किले गेट पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे धार्मिक झंडे के साथ, जहां एएसआई और सिक्योरिटी कर्मचारियों को लेकर इनसे झड़प होती है। इसको लेकर काफी देर तक गहमागहमी चलती है और धक्का मुक्की भी होती है, जिसको लेकर एएसआई ने पुलिस बल भी बुला लिया गया, फिर बाद में इनको समझाया गया। जी अजय, क्या किले के अंदर किसी भी पार्टी के राजनीतिक झंडे को अलाउ नहीं है या फिर ये हिंदू मुस्लिम का एंगल निकलकर सामने आ रहा है? नहीं, आपको बताया किसी भी धार्मिक झंडे को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी यहाँ अंदर अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ये निर्देश दिए गए हैं कोर्ट द्वारा, जिसको लेकर शिव सैनिक थे जो झंडा लेकर धार्मिक और अपने देश का इंडिया का भी फ्लैग था उसको लेकर अंदर घुस रहे थे। धार्मिक झंडे को लेकर काफी आपस में एएसआई कर्मचारी सिक्योरिटी से बात वो हुई, गहमागहमी हुई, झड़प भी हुई। क्या कुछ कहना है इस मामले में पुलिस विभाग का, क्योंकि पुलिस विभाग ने किस तरीके से मामले को शांत कराया? देखिए, पुलिस बल को बुला लिया गया उसको देखकर, क्योंकि काफी 30 से 40 लोग पर्यटकों का ये दल था, तो कोई किसी भी तरह की घटना न हो सके इसलिए पुलिस बल को बुला लिया गया था और जहां 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था, फिर बाद में समझाकर उन्हें छोड़ दिया गया जब वो कार्यकर्ता थे फिर अपने माने। जी अजय यादव, शिवसेना कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है इस मामले में, क्या बातचीत हुई है आपकी उनसे? नहीं, देखिए, शिवसेना कार्यकर्ता जब वहाँ इसको लेकर प्रवेश कर रहे थे तो सिक्योरिटी
उनके साथ को लेकर सारी चीजें चल रही थी, तो उनको ये कह रहे थे हमें जानकारी नहीं थी। ठीक है, उनको पे समझाया गया, बताया गया, नियमों का हवाला दिया गया जी अजय, जिस उसको तरीके लेकर से फिर एक सेना घूमने कार्यकर्ता जो समझे। जी अजय, जिस तरीके से एक घूमने फिरने वाली जगह है, मोन्यूमेंट है, लोग यहाँ लाल किले की कारीगरी देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं, ऐसी जगह पर पार्टी के झंडे का क्या काम, संगठन के झंडे का क्या काम? क्या ये सोची समझी रणनीति की तरह से तहत नहीं किया गया? घूमने आने वाले लोग झंडा लेकर क्या करेंगे लाल किले में? देखिए बताइए, क्योंकि शिवसेना एक हिंदूवादी संगठन है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। किसी को लेकर हो सकता है उनकी कोई मंशा रही हो फोटो खिंचाने को लेकर, उनको ये कहना था कि हम फोटो खिंचाने को लेकर झंडे को लेकर अंदर जाएंगे, लेकिन उनको बताया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया, फिर वो समझे। जी अजय, क्या ये हिंदुत्ववाद की बात नहीं है? एक मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया गया है लाल किला, तो ये एक तरीके से वैमनस्व नहीं फैलाता इस तरीके की जो हरकत है? नहीं देखिए, शिवसेना हिंदूवादी संगठन है, ये मैंने पहले बताया, और ये मुगल शासकों द्वारा बनवाया गया, लेकिन अभी इसके सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा एएसआई इसको अपने अंडर से चलाता है। जो इसको तो वहाँ नियम है, नियमों को सारे देखते फॉलो किए जाते हैं। पर्यटक जो भी आता है वो सब नियमों के फॉलो करते हुए प्रवेश दिया जाता है। किसी को लेकर अगर हिंदूवादी संगठन शिवसेना या किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अगर इस तरह की कार्य अगर गतिविधि करता है, तो जाहिर सी बात है नियमों की, कानून की धज्जियां उड़ती है, तो कानूनी उन पर कार्रवाई की जाती है, बाकायदा सीधे मुकदमा भी लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शिव सैनिकों को समझाया गया, फिर वो इस तरह से माने। सुरक्षा में लगे लाल किले के सुरक्षा अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? सुरक्षा अधिकारियों को कहना है इस मामले को लेकर के 30-40 जो शिव सैनिक दल थे जो घूमने आए थे जी, उनको इस तरह की जानकारी नहीं थी कि झंडा को भी अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं, तो उनको समझाया गया एएसआई कर्मचारियों द्वारा, पातेपुर विभाग द्वारा, फिर वो अपने माने, फिर वहां से वो चले गए। जी अजय, सुरक्षा एक तरीके से वैमनस्व फैलाने की बात सामने आती है, क्योंकि एक संगठन का झंडा एक घूमने फिरने वाली जगह पे, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात बढ़ाए गए हैं इस तरीके की घटना को देखकर लाल किले के? नहीं, अक्सर लाल किला, ताजमहल या कोई भी मॉन्यूमेंट हो, यहाँ पहले से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है। पुलिस बल के अलावा यहाँ एएसआई कर्मचारी और सीआईएसएफ के कर्मचारी इन जगहों पर अपनी सुरक्षा करते हैं, और समय समय पर पुलिस मॉक ड्रिल भी करती है सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो जाए, तो इसके लिए हमेशा सतर्क पुलिस प्रशासन रहता है। जी ईएसआई की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है कि लाल किले में कौन से लोग जो हैं वो प्रवेश ले सकते हैं, किस तरीके का प्रतिबंध लगाया गया हो ऐसे लोगों पर? नहीं, किसी भी तरह का, किसी पर्यटक है, पर्यटन स्थल है लाल किला, तो वहाँ कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है किसी के लिए रोक हो। लेकिन अगर धार्मिक चीजों को अंदर ले जाना, धार्मिक उन्माद को फैलाना, इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और जिला प्रशासन भी किसी भी तरह से धार्मिक नहीं फैले, किसी भी अशांति नहीं होने देना चाहता है, तो ये सब सारी चीजें पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क है, और एएसआई कर्मचारी, एएसआई विभाग है और सीआईएसएफ जो सिक्योरिटी सुरक्षा कर रही है, वो सभी पहले से ही चीजों को क्लियर करते हैं। सुरक्षा बंदोबस्त पूरा तब एंट्री दी जाती है। जी अजय, क्या इन कार्यकर्ताओं ने झंडे के बगैर लाल किले में प्रवेश लिया, या वो ये घूमने गए, या फिर सिर्फ एक झंडा को लाल किले पर दिखाने के लिए ही कार्यकर्ता जो थे वो शिवसेना के वहां पहुंचे हुए थे? देखिए, पहले से ये 30-40 दल जो थे लाल किला देख चुके थे, लेकिन दोबारा से इन्होंने झंडे के साथ फोटो खिंचाने की बताया जा रहा है कि फोटो खिंचाना था इन लोगों को झंडे के साथ। ये दोबारा झंडे लेने के लिए आए थे, क्योंकि इनके पास ड्रोन भी था, इनका सामान बाहर रखवा दिया गया था, तो उस झंडे को लेके जैसे ही अंदर एंट्री कर रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। तो बताया जा रहा था कि फोटो खिंचाने के लिए झंडे के साथ, तो उस वजह से सारी चीजें सुरक्षा कर्मियों से होती है, झड़प होती है, और फिर शांति पुलिस बल बुलाया जाता है, फिर शांति के लिए उनको समझाया जाता है शांति से, तो फिर वो चले जाते हैं। जी
बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लाल किला में शिवसेना का झंडा लेकर घुसने की कोशिश की गई। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। रायबरेली में पुलिस पर सेना के जवान ने अभद्रता करने 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला दोखर थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां के रहने वाले सेना के जवान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित जवान ने बताया कि भदोखर थाने की पुलिस द्वारा उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। गाड़ी के कागजात होने की सूचना को लेकर पत्नी के जवान थाना पहुंचा था। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने पुलिसकर्मी ने सेना के जवान को जमकर पीटा। जवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सेना में सेवारत हूँ। कहाँ से आए हैं? पूरे रघुराय थाना भदोखर। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा गाड़ी है 10 चक्का, उसके डॉक्यूमेंट गिर गए थे, तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए मैं थाना भदोखर गया था। वहाँ पर मुंशी से मिला और मुंशी से बात किया तो उसने फ़ोटो खींचा और बोला कि इसको ऑनलाइन कर दीजिए। हमने कहा सर ऑनलाइन कहाँ से करना है, इसका रिसिप्ट भी हमें चाहिए। तो उसने बताया। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर निखिलेश टेबल पे बैठा हुआ था सिविल ड्रेस में। हमें नहीं मालूम था कि ये इंस्पेक्टर हैं या सिपाही जो भी हैं, क्योंकि ये सिविल ड्रेस में थे। तो उन्होंने हमें बुलाया और हमसे पूछा क्या मामला है, तो हमने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला क्या गारंटी है कि आपके डॉक्यूमेंट गिरे हुए हैं। हमने कहा सर गारंटी तो नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट गिरे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। हमने कहा सर मैं एक सैनिक हूँ, हमारे साथ आप ऐसा कर रहे हैं थाने में बैठ के। तो उन्होंने बोला आप यहाँ से चले जाइए, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो हमने कहा सर आ जाओ। एक इंस्पेक्टर और बैठे हुए थे जो ड्रेस में थे, और हमने कहा सर के पास चलते हैं। तो सर के पास उधर गए तो इन्होंने गाली देना चालू कर दिया। हमने कहा सर गाली मत दीजिए, तो इन्होंने मारना चालू कर दिया और 4-5 पुलिसकर्मी और आ गए और हमारे को मारे। और हमारे कान से सुनाई नहीं दे रहा दाहिने कान से, और हमारे ये चोटें आई हैं और पीछे भी चोटें आई हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, सेना के जवान के साथ थाने में मारपीट होती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट गिरने की शिकायत लिखवाने गए थे। जी हाँ, अगर बात करी जाए जो है पुलिस प्रशासन की, तो ये पुलिस अधीक्षक के सीधे जो है थाना अध्यक्ष की किरकिरी कराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक सेना के जवान को थाने पर 3rd डिग्री दी गई है, इससे जो है वो एक पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि फरियादियों के साथ सम्मान पूर्वक उनको बिठाकर उनकी समस्याओं को सुना जाए। लेकिन भदोखर थाना अध्यक्ष की जिस तरह से कार्यशैली सामने आई है, उससे सभी कोई स्तब्ध है और लोगों में भारी आक्रोश है। ये ओम शंकर, पुलिस का ऐसा रवैया क्या जनता के बीच भय पैदा नहीं करता? ये पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, और अगर जनता जाकर उनसे शिकायत करती है किसी मामले पे, तो उनके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो क्या बरेली पुलिस जो है वो दादागिरी नहीं कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। दादागिरी, दबंगई दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि पत्नी के सामने ही पुलिस कर्मियों ने सेना के जवान को जमकर पीटा है। सेना के जवान अपने साथियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और भदोखर थाना अध्यक्ष पर पूरी तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की कार्रवाई की मांग की है। तो निश्चित है कहीं न कहीं जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देश हो चाहे पुलिस अधीक्षक के निर्देश हो, इनकी कार्यशैली पर एक सवालिया निशान जरूर उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में अधिकारी के खिलाफ? नहीं, अब चूंकि पुलिस अधीक्षक को अभी इसने आज ही एप्लीकेशन दिया है और पुलिस अधीक्षक ने भी जांच की बात करी है। जी, क्या नाम है जिन अधिकारी ने सेना के जवान को पीटा है? क्या उनके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, जो है जो थाने के दरोगा वह दीवान पर मारपीट करने का आरोप लगाया है इस सेना के जवान ने। और ये भदोखर थाना क्षेत्र का है, ये अक्सर विवादों में रहने वाला है। पहले भी
200 के 100 मिले थे। उसके बाद शराब की भट्टियां हो चाहे अवैध कोयले की भट्टियां हो, इनको लेकर ये पूरे जनपद में एक विवादित थाना बना रहता है। लेकिन अब की बार ये निश्चित है कि पुलिस अधीक्षक के तेवरों को देखते हुए थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सेना के जवान के साथ रायबरेली में पुलिस ने मारपीट की है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने गाड़ी का डॉक्यूमेंट खोने की वजह से वहां शिकायत लेकर पहुंचे थे और जो थाने में अधिकारी थे वो शिकायत लिखने से मना कर रहे थे। जब उन्होंने इस पर सवाल किया तो उनके साथ उनकी पत्नी के सामने उनसे मारपीट की गई।